Namaste students, welcome to the class. Myself Dr. किरण यादव. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. तो पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड सेकेंड वेक्टर है बी और दोनों के बीच एंगल है थीटा. ये दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो जो ए एंड बी का स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको ए डॉट बी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, और ए डॉट बी को ऐसे लिखा जाता है. जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको इस फॉर्मूले से लिखा जाता है. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा. इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. अगर दोनों वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर अगर ज़ीरो हो जाता है, कोई भी एक वेक्टर अगर ज़ीरो वेक्टर है तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. बिकॉज दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो गया तो या तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी या इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये RHS ज़ीरो बन जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ रिमार्क्स. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट. मैं आपको बता चुकी हूँ ये पहले भी. बिकॉज द डॉट यूज्ड टू इंडिकेट दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि डॉट हमने ए डॉट बी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए हम बीच में उन दोनों के बीच में डॉट का सिंबल लगाते हैं. डॉट का सिंबल हमें बताता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन थी उसमें ये देखा था कि अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और फिर भी डेफिनेशन में हमने देखा था कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लिए हैं. बट अगर हम क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लें फिर भी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और ये कैसे हमने इंटरप्रेट किया ये मैं बताती हूँ. ये हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं. ठीक है, हमने उनका डॉट प्रोडक्ट किया, दैट मीन्स ए डॉट बी किया और उसकी वैल्यू आई ज़ीरो. तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है. तो उसके लिए हम देखते हैं कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक टर्म ज़ीरो होगी, तभी वो ज़ीरो आ रहा है आंसर में. अब दोनों हमारे जो वेक्टर हैं वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं. इसका मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी तो ज़ीरो होंगे नहीं. इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो है. कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तभी हमारा प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है. अब कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए ए डॉट भी ज़ीरो है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. या हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, क्लियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की. अगर ए और बी वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो या एक दूसरे के पैरेलल हो तो फिर उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं ए और बी और फिर हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो वो आएगा मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल. बिकॉज यहाँ पे आगे कॉस वाली टर्म 1 हो जाएगी क्योंकि एंगल 0 डिग्री है. ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. अगर ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है, लाइक वो पैरेलल तो है एक दूसरे के बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, मतलब पाई. ठीक है, और तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1. तो अगर हम इनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी तो वो आएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी. ठीक है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है वो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के इक्वल होगा.
अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री एंड कोस 180 डिग्री -1 होता है। इसलिए जब हम उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव फॉर थीटा greater than equal to 0 and less than pi by 2 and negative if theta is greater than pi by 2 and less than equal to pi। अगर एंगल थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होंगे, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से लेके 180 तक है तो नेगेटिव होंगे ए डॉट बी। क्यों होंगे? क्योंकि 0 से पाई बाई 2 या 0 से 90 तक कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और पाई बाई 2 से पाई तक कॉस की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। पाई बाई 2 से पाई के बीच कोई भी एंगल आप लोगे तो उस एंगल का जब कॉस निकालोगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इस रेंज में हमेशा नेगेटिव आएगा। और 0 से पाई बाई 2 तक आप कॉस की कोई भी एंगल ले लो 0 से पाई बाई 2 तक, उसका अगर आप कॉस निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए इस रेंज में ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब उसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन से रिलेटेड। देखिए, ये है हमारे पास एक वेक्टर ए, ठीक है, ये है दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, ये वाला। अब हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं किसी भी वेक्टर के, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमारे एंगल है थीटा। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे या वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे या फिर इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ये भी कह सकते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोड़िए, प्रोजेक्शन ही लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, इस प्रोजेक्शन के वे में ही समझाती हूँ। हाँ, यहाँ तक हमारा वेक्टर बी है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे ए जो वेक्टर ए है उसको एक्सटेंड किया पहले, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू साइड, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड एंगल होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और ओ क्यू बेस है और ओ पी है हाइपोटेन्यूस। तो अब देखिए, अब हम अगर ओ क्यू जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी। ओ क्यू बेसिकली है क्या, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में, क्योंकि हमने वेक्टर ए को एक्सटेंड किया है, तो डायरेक्शन कौन सी है, वेक्टर ए की, ठीक है। तो और ये है वेक्टर बी जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पे, तो ये क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो। सपोज इस तरफ से यहाँ कोई लाइट आ रही है, ऊपर से कुछ लाइट गिर रही है, ठीक है। ये वेक्टर ए जो है वो है फर्श की जो हमारा फर्श है नीचे, आप अपना रूम इमेजिन कर लो, उस पे नीचे फर्श है, फर्श पे ऐसे सीधे सीधे एक डायरेक्शन में वेक्टर ए मान लो, चलो ऐसे मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ऐसे वेक्टर ए की डायरेक्शन है, नीचे फर्श पे इमेजिन करनी है कि इस तरफ है। अब एक ऊपर ट्यूबलाइट या कुछ छत में कुछ लगी हुई है, ठीक है। अब एक लकड़ी या फिर कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऐसे टिल्ट करके ऐसे खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो क्या होगा, ये लकड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे जिसको हमने थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे खड़ा कर रखा है एक एंगल थीटा पे, उसकी फर्श पे एक छाया बन जाएगी लाइट की वजह से, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन उस फर्श पे। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जहाँ पे ड्रॉ हुआ वो क्या होगा, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे, ठीक है। तो वो जो छाया वाला कॉन्सेप्ट है उससे आप समझ सकते हो कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो अब हम इस ओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से।
कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस है हमारा ओ क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है बी। ठीक है, ये मैं जो वर्बली बोल रही हूँ इसको आप कॉपी में लिखते जाइए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। साथ साथ में जो जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे, आपको समझ भी आएगा। बिकॉज कुछ डेरिवेशन या इक्वेशंस ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप इसको साथ में लिखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन वेक्टर बी। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ओ क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यह आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा। दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन की वैल्यू बी से ए पे जो प्रोजेक्शन है। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं तो देखो, डॉट प्रोडक्ट का मैं फॉर्मूला निकालती हूँ। हाँ, ये रहा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो ये वाली जो टर्म है b कॉस थीटा, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, वही है। अभी ये मैंने समझाया कि कैसे ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो यही डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। सेम डेफिनेशन है जो मैंने अभी बोली। ठीक है, एंड आई होप कि आपको क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है कि प्रोजेक्शन क्या है और कैसे ये प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है डॉट प्रोडक्ट। ये बेसिकली इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो आपको इसी को समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रॉम द इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव रिलेशन को फॉलो करता है। हमने a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला देखा था, जो कि होता है मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा के। अब हम वेक्टर b डॉट वेक्टर a का फॉर्मूला देखते हैं, वो होगा किसके इक्वल, मॉड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ a कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, a को पहले और b को बाद में लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b के। दैट मीन्स वेक्टर b डॉट वेक्टर a अगर हम निकालते हैं तो वो इक्वल होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b के। तो ये कम्यूटेटिव रिलेशन है और स्केलर प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है। ठीक है, ये था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ये ज़रूर से बताना। तो इस सेशन के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।